अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ EVS TS। ओके, तो हम लोग का फोर्थ में सेकंड पार्ट है ना डिस्कस करने का। तो आज का हमारा जो लेसन है हमारे अतराफ़ व अकनाफ पाए जाने वाले पौधे। तो हम आज डिस्कस करेंगे पौधों के बारे में, जो हमारे अतराफ़ व अकनाफ कितने मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधे आपको नज़र आते हैं। पौधे बोले तो आपको इसके अंदर फूल फल हर तरह के वेजिटेबल्स पूरे आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात टॉपिक क्या है बोले तो तुराई करेला और चमेली के तने नाजुक होने की वजह से वो ज़मीन पर फैलते हैं। तो कौन से पौधे ज़मीन पर फैलते हैं बोल के पूछता। तुराई करेला चमेली के तने नाजुक होने की वजह से वो ज़मीन पर फैलते हैं, किसी दरख्त या सहारे की मदद से नमू पाते हैं, उन्हें बेलें कहते हैं। गेंदा मिर्च गुलाब के तनों पर एक साथ शाखें फूटती हैं, उन्हें पौधे या झाड़ियाँ कहते हैं। तो झाड़ियाँ के अक़साम पूछ सकता, मतलब झाड़ियों की मिसालें पूछ सकता आपको। तो गेंदा मिर्च गुलाब ये तनों पर क्या होता बोले तो एक साथ शाखें गने का फूटती हुई नज़र आती है आपको। तो उनको पौधे या झाड़ियाँ बोल के बुलाते। तो जब पौधे झाड़ियाँ की मिसालें पूछता और ज़मीन पर फैलने वाले पौधे के नाम पूछता, तो ऐसा आपको याद रखना पड़ता। इमली आम पीपल का तना बहुत बड़ा और ताकतवर होता है, जिसकी वजह से हम इनसे लकड़ी और शोबीना हासिल करते हैं। लकड़ी और शोबीना जो है हम लोग इमली आम पीपल जो इसके तने बहुत ताकतवर होते हैं ना, उसके ज़रिए से हम लोग हासिल करते हैं लकड़ी बोल के। ये छाँव भी देते हैं, ये दरख्त कहलाते हैं। तो ये इमली आम पेड़ जो उसका तना बड़ा रहता और ताकतवर रहता उसको हम दरख्त बोलते। तो ऐसा हम लोग पौधे यानी कि झाड़ियाँ पौधे और दरख्त के बारे में पढ़ लिए। तो पौधे और उनके हिस्से, अब पौधे और उनके हिस्से भी जानना हम लोग को ज़रूरी है ना। तो इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं बोल के। तो देखो पौधे में आमतौर पर जड़ तना पत्ते फूल फल पाए जाते हैं। तो कितने हैं बोलो, जड़ तना पत्ते फूल और फल। इनमें तने पत्ते फूल ज़मीन के ऊपर, जड़ ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो जड़ क्या होता है, ज़मीन के अंदर रहता है, और बाकी जो भी है ये तना पत्ते फूल ज़मीन ये आके आपको पौधे के यानी कि ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता। अब तक आपने पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों की शनाख्त की है। आइए अब हम मालूम करेंगे कि पौधे का कौन सा हिस्सा किस तरह काम करता है। तो हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। जड़ क्या है, ये क्या क्या वर्क करता बोल के। तो आपको मालूम है ना जड़ कहाँ पे रहता, वो आके ज़मीन के अंदर रहता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड आके पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर नमू पाता है उसको हम जड़ कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जड़ें किस तरह फ़ायदेमंद होती हैं? घर की तामीर में जिस तरह बुनियाद ज़रूरी है, उसी तरह पौधे को सहारा देने वाली जड़ें भी ज़रूरी हैं। जड़ों के ज़रिए पौधे पानी और मादनी नमकियात हासिल करते हैं। तो जड़ें क्या करती हैं, पानी और मादनी नमकियात हासिल करते हैं। तो तने के बारे में हम लोग जानेंगे। ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला पौधे का हिस्सा तना कहलाता है। तो ज़मीन के ऊपर पौधे का पहला जो हिस्सा आता है ना नीचे का, उसको हम तना बोलते हैं। तनों से शाखें और पौधों के दूसरे हिस्से भी निकलते हैं। क्या तमाम पौधों के तने एक जैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। थोड़े नरम होते, थोड़े सख्त होते, थोड़े बारीक होते, थोड़े मोटे होते, थोड़े छाल वाले होते, थोड़े कांटेदार वाले होते, थोड़े आके रंग वाले होते तने, और थोड़े बेलें होते, थोड़े झाड़ियाँ दरख्त। ऐसा आके तने की नौइयत के बेस पे डिवाइड किए हैं। तने की साख्त के बेस पे भी अलग अलग रहते हैं, और तने की किस्म के बेस पे भी पौधे के अक़साम रहते बोल के यहाँ पे बोल रहा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद तमाम पौधे के तने एक जैसे नहीं होते बोल के पढ़े हम लोग। तना पौधे को सहारा देता है। जड़ों से हासिल करदा पानी और मादनियात पौधे के दूसरे हिस्सों तक तने के ज़रिए फराहम किया जाता है। तने का काम क्या है बोलो, तना आके जो जड़ आके पानी और मादनियात को लिए रहता ज़मीन से। तो तने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो दूसरे जितने भी हिस्से हैं पौधे के, वो हिस्सों तक पहुंचाए ये पानी और मादनी नमकियात। पत्ते फूल और फल, आप जानते हैं कि पौधों में जड़ और तने के अलावा पत्ते और फूल भी पाए जाते हैं। क्या तमाम पत्ते एक ही जैसा शक्ल और रंग के होते हैं? क्या नहीं होते, अलग अलग होते। तो इसमें देखो पत्तों में क्लोरोफिल नामी माया पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ते हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता कि आपको पत्ता हरा रंग रहने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। पौधों में ग़िज़ा को तैयार करने वाला हिस्सा पत्ता होता है। इम्पॉर्टेंट है, पौधे के अंदर ग़िज़ा तैयार करने वाला कौन सा हिस्सा है बोले तो पत्ता। जैसे कि हमारे यहाँ घर के अंदर किचन रूम के अंदर हम लोग ग़िज़ा तैयार करते हैं ना, उसी तरह से पौधे के अंदर आके पत्ता आकर ग़िज़ा करने का तैयार करता है, उसकी खुद की ग़िज़ा।
पौधों में जितने ज़्यादा पत्ते होंगे वो इतनी ज़्यादा मकदार में ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो पौधे के अंदर जितने पत्ते होते, बहुत सारे पत्ते हैं समझो, बहुत सारी ग़िज़ा तैयार होती है बोल के। इसलिए पौधों में से पत्तों को मत तोड़िए, पत्तों को तोड़ने से पौधे सही तौर पर नमू नहीं पाते। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता कि कौन से हिस्सों को तोड़ने से पौधे के हिस्से नमू नहीं सही तौर पे नमू नहीं पाते बोल के। तो पत्तों को तोड़ने से पौधे आके सही तौर पे नमू नहीं पाते। सूरज से हमें रोशनी और शुआएं तवानाई हासिल होती है। तो सूरज से हमें क्या होती? रोशनी और शुआएं तवानाई हासिल होती, जो पत्ते इस तवानाई को अपनी ग़िज़ा के तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। पौधों से पैदा होने वाली तवानाई जो हमें पत्तों, जड़ों, बीजों और तरकारियों से हासिल होती है। तो दरअसल ये सूरज से हासिल करदा तवानाई होती है। पौधों के ज़रिए हासिल होने वाली इन ग़िज़ाई अज्जा को इस्तेमाल करते हुए इंसान और जानवर अपने लिए ज़रूरी तवानाई हासिल करते हैं। तो पौधे अगर बड़े होते हैं तो वो किसके लिए काम आते हैं? इंसानों के लिए, है ना। हम लोग ही इंसान जो इस्तेमाल करता है उसको, जिसके अंदर आपको आयरन और फाइबर से पूरे मिलते हैं आपको इसके अंदर। तो उसके बाद हम लोग फूल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फूल के बारे में अब तक आपने मुख्तलिफ़ फूलों के बारे में मालूमात हासिल की है। आमतौर पर फूल कौन से मौसम में खिलते हैं? फूल मुख्तलिफ़ रंग और खुशबू के होते हैं। कुछ फूल छोटे होते, कुछ फूल बड़े होते, कुछ फूल फलों में तब्दील होते हैं और हमारे लिए फल और तरकारियाँ फराहम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। देखो फूल आके फल में तब्दील होता है। फूल हमें खुशी और मसरत देते हैं। ये पूरा आके फूल के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फूल आके रफलेशिया है, जिसका ख़तर 1 मीटर, वज़न 7 या 10 ग्राम होता है। इसका ख़तर 1 मीटर होता और उसका वज़न आके 7 या 10 ग्राम होता है। इसलिए इस फूल से सड़े हुए गोश्त की बदबू आती है जो 2 किलोमीटर दूर तक इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है बोले तो रफलेशिया। उसके बाद आके हम लोग यहाँ पे फूल ज़रिए माश, यानी कि फूल को हम लोग क्या करते, सिल के यानी कि गुन के हम लोग उसको फ़रोख्त करते ना, जिसके ज़रिए से हम लोग को पैसा मिलता। तो यहाँ पे देखो आपको ये भी फूल हैं जो यहाँ पे नेम्स लिखे हैं, ये भी फूल हैं बोल रहा। तो कौन से हैं? फैंसी फ्लोरा, बेटल ब्रश और उसके साथ साथ बर्ड ऑफ पैराडाइज, एक नया नाम है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है। ये 3 आके आपको फूल हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता कि ये फैंसी फ्लोरा, बैटल ब्रश, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज ये क्या है बोल के पूछता है। तो ये फूल हैं। ऐसा हस्बज़ल में ये फूल नहीं है पूछता, दूसरा और कोई नाम लिख देता। तो ऐसा हम लोग इसके नेम से याद रखना पड़ता। फूलों से फलों तक, तो फूल सच क्या होता? फल करने का बनता, बल्कि आपको यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाई देता है ना, वही है ये। उसके बाद आके देखो आप भौरे, शहद की मक्खियाँ वगैरह फूलों का रस चूसते थे। तितलियाँ, भौरे, शहद की मक्खियाँ क्या करते बोलो? फूलों का रस चूसते और उससे ग़िज़ा करने का तैयार कर लेते हैं उन्होंने। और उसके बाद आके फल, बीज, यानी कि अगर हम फल के अंदर बीज की अगर हम बात करते हैं तो बीज भी क्या है, एक तमाम बीज भी एक जैसा नहीं होते। तो क्या तमाम बीज एक जैसे होते हैं बल्कि क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या बड़े दरख्तों के बीज बड़े होते हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो नीचे देखेंगे यहाँ पे दरख्त की जसामत और बीज की जसामत में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब कितना बड़ा दरख्त है उतने बड़ी बीज होना क्या बोले तो नहीं, वैसा कुछ भी ताल्लुक़ होने की ज़रूरत नहीं है। चंद बीज छोटे होते हैं, मतलब तुअर और बरगद, और चंद बीज बड़े होते हैं। चंद बीज छोटे भी होते कहते, चंद बीज बड़े भी होते कहते, और चंद बीज आके सख्त और खौलदार भी होते और चंद नरम भी होते। चंद पौधे जैसे जवार, मकई, अनार में बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम जैसे पौधों में 2, 4, 6 बीज पाए जाते हैं। लेकिन नारियल, आम के पौधों में एक ही बीज होती हैं। तो नारियल और आम के अंदर कितने बीज होते बोले तो 21 बीज करने का रहते। वही सेम में समझो आप 4, 6 ऐसे रहते। लेकिन यहाँ पे याद रखना क्या है तो नारियल और आम के पौधों में 21 बीज करने का रहता। बीजों को उपजना, बीजों के तंबियत पाना। बच्चों आपने बीजों से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की है, तो क्या आप जानते हैं कि बीज किस तरह तंबियत पाते हैं? तो कैसा बड़े होते हैं ये बीज बोल के यहाँ पे है इसके बारे में। तो बीज तंबियत पाने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी मुनासिब मकदार में होनी चाहिए। पानी होना, हवा होना और सूरज की रोशनी है तो क्या होता बोले तो अगर हम ज़मीन के अंदर उसको बोते हैं तो जब भी क्या होता बोले तो वो बड़ा होता है। देखेंगे ना क्या तमाम बीज तंबियत पाते हैं? या जितने भी बीज हैं वो पूरे आके बड़े होते क्या बोले तो यहाँ पे देखो
थोड़े बहुत बीज क्या होते बोले तो अच्छा ताकतवर है समझो, अच्छा मतलब ग्रो हो जाते, थोड़े ग्रो नहीं होते जिसके अंदर कोई ताकत नहीं होती बोल के। उसके बाद देखिए आप बीजों की तंबीयत के अंदर इस तरह का देखो प्रोसेस रहता है, यहाँ पे देखो किस तरह से बड़े हो रहे हैं। ज़रख़ीज़ ज़मीन में बीज बोने पर वो तंबीयत पाते हैं, तो ज़मीन भी अच्छी रहना जिससे क्या होते जल्दी मतलब ग्रो होते। मुर्दा जानवरों दरख्त हैं, ज़मीन पर गिरने वाले पत्ते, जानवरों का फजला, ये तमाम ज़मीन में मौजूद खुर्दबीन अजसाम के सड़ जाते हैं और ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाते हैं। तो ज़मीन ताकतवर कैसा होती है, जैसे कि हम लोगों को ग़िज़ा की ज़रूरत है, जैसे हम लोग को जूस पीते मतलब फ्रूट्स खाते, गोश्त खाते, खाना खाते, तो ज़मीन के लिए भी क्या है ग़िज़ा ज़रूरी है। तो ज़मीन के लिए ग़िज़ा क्या है बोले तो जानवरों का फजला हो, ज़मीन पर गिरने वाले पत्ते हो, ये तमाम चीज़ें क्या होते बोले तो पानी के ज़मीन के अंदर मिल जाके ज़मीन को ज़रख़ीज़ बना देते। जब इसके अंदर कोई एक पौधे को बोया जाता है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से ताकतवर तौर पे निकल के आता। केचुए को किसान का दोस्त कहते हैं, क्यों बोले तो वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट मीन्स है जो केचुआ क्या करता बोले तो उसको एक प्लेस में रख दिए समझो, यानी कि एक मिट्टी के अंदर रख दिए समझो, वो प्लेस में आके वो खा 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 के उसका फजला क्या होता बोले तो मिट्टी के अंदर मिलाता, मिट्टी के अंदर छोड़ता, तो वो क्या होती पूरी मिट्टी आके ज़रख़ीज़ हो जाती, जिसके ज़रिए से हम लोगों को दरख्तों के लिए बहुत ही मौजू होती है वर्मी कंपोस्ट बोल के। तो क्या आप जानते हैं जब अमेरिका से हमारे मुल्क को गेहूँ दरामद की गई तो वहाँ पे वीट पैरथीनियम के बीज भी इसके साथ आ गए हैं। तो अमेरिका से हम लोग क्या करें गेहूं को दरामद कर लिए, यानी कि मोल लेके आए हमारे गेहूं को, दरामद बोलते हैं ना। ऐसा पारथीनियम पौधे को कांग्रेस वीड भी बोलते हैं, यानी कि पारथीनियम पौधा भी जो गेहूं के हम लोग दरामद करें ना उसके साथ आ गया बोलते। तो पारथीनियम पौधे को हम लोग कांग्रेस वीड भी बोलते हैं। ये सड़कों के अतराफ अकनाफ खाली जगहों या खेतों वगैरह में उगता है। इनके जर्रेशे की वजह से फेफड़ों, आंख और जिल्द की बीमारियां आती हैं। याद रखिए ये आके अमेरिका से आते वक्त आके ये गेहूं दरामद करते वक्त हमारे यहाँ पे आ गया है। सो क्या उसका नाम है पारथीनियम। पारथीनियम का दूसरा नाम क्या है कांग्रेस वीड। अब ये अगरचे हम लोग उसको छुए या उसके ज़र्रे से हमको लगे तो हम लोग को क्या बीमारियाँ आते बोले तो फेफड़े, आँख और जिल्द की बीमारियाँ करने का आ जाते कहते। तो बीजों का इंतशार यानी कि बीजें आके एक जगह से दूसरी जगह पे कैसा पहुँचते, आपको हवा पानी क्या बोलते हैं यहाँ पे है देखो एक बेस्ट उड़ते हुए जाते थे, पानी में चले जाते थे, जानवरों की मदद से भी जाते। तो देखो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जो जाते ना तंबियत पाते ना, मिसाल के तौर पर आँख का जो बीज था वो आके हवा से उड़ते उड़ते जाके क्या होता बोले तो क्या बोलते हैं इसको दूसरी जगह पे जाके फिर एक नया पौधा करने का ग्रो होता। तो ऐसा आके आप जानवरों के ज़रिए से भी होता बोल के बोल रहे हैं, और इसके साथ साथ हवा के ज़रिए से, जानवरों के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से क्या होता बोले तो एक जगह से दूसरी जगह पे आके जाके बीज आके वहाँ पे नया पौधा स्टार्ट होता। बकरियों के ज़रिए से बकरियां जब चढ़ते थे उनके पैरों को लग जाते जाको बीज, और दूसरी जगह पे जाके चढ़ते वक्त वहाँ पे झड़ जाते, तो बारिश होती वहाँ पे, तो वहाँ पे एक क्या होता बोले तो पौधा ग्रो हो जाता। ऐसा इसके बारे में है। तो फल का फटना हो, फल फटा समझो क्या होता हो, उसमें से जो निकलने वाली जो रुएदार रहती ना वो हवा में उड़ते 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 क्या करते एक जगह पे जाके नीचे गिर जाते, और वहाँ पे क्या होता पौधा ग्रो होता। नर्सरी बोलते हैं आपको क्या याद आता बोले तो नर्सरी के अंदर आपको कई लाखों किस्म के पौधे नज़र आते हैं, आपको हर अक़साम के पौधे वहाँ पे मिलते हैं नर्सरी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं नर्सरी बोलते हैं। तो हम घरों स्कूलों और बागों में चंद पौधों को उगाते हैं, वो नर्सरी से हासिल किए जाते हैं। तो हम लोग को कुछ पौधा होना है, गुलाब का फूल या कुछ भी होना है तो हम लोग नर्सरी से लेके आ लेते जितने भी अक़साम के हैं। महकमा जंगलात से भी नीम, सागवान और डारस यानी कि कनुगा के पौधों को नर्सरी में उगा कर समाजी जंगलात के तरक्की प्रोग्राम के तहत सरबराह किए जाते हैं। तो समाजी जंगलात की तरक्की प्रोग्राम यानी कि समाज के अंदर जंगलात रहना बोल के थोड़े ऐसे पौधे हैं जो नीम, सागवान यानी कि दरख्त हैं, नीम, सागवान और डारस बोल के, इन पौधों को भी आके नर्सरी के अंदर अफजाइश कर को छोटे जो उगाने वाले रहते ना नर्सरी के पौधे उसी तरह से कन्वर्ट करके वहाँ पे बहुत सारे यानी कि कई लाखों पौधे बना के सबको भी देना, यानी कि बाहर पूरा अगर दिए समझो जंगलात क्या होते बोले तो उनके जो कन्वीनियंट प्लेस के अंदर वहाँ पे लगा के उनको पानी देते रहे, तो जंगलात यानी कि बड़े बड़े दरख्त रहते और सबको भी हवा ऑक्सीजन मिलता बोल के।
और उसके बाद स्कूल और घर और अतराफ अकनाम में पौधों की अफजाइश करो बोल के यहाँ पे बोल रहा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइए रास्ता या सिमतें मालूम करें। तो इसके अंदर हम लोग सिमत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कितने आप मतलब 4 सिमतें तो पक्का रहते हैं, ऊपर आके शुमाल, नीचे जुनूब, मशरिक़, मगरिब बोल के। तो बच्चों को आगाह कराने के लिए यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, उसके राइट साइड में क्या है, उसके लेफ्ट साइड में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है बोल के, ऐसा बच्चों को हम लोग क्या करना बोले तो समझाना है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे सिमत और कोने, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछते हैं कि मशरिक़ और शुमाल के बीच में क्या पाया जाता है बोल के। मशरिक़ और शुमाल के बीच में देखो, शुमाल मशरिक़ है, शुमाल मगरिब है, जुनूब मगरिब है, जुनूब मशरिक़ बोल के ऐसा। तो उसके बाद आके नक्शा किस तरह उतारा जाता है। तो नक्शा हम लोग किस तरह उतारते बोलो, सिमतों के ज़रिए से हम लोग को नक्शे भी क्या करते उतारते। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो, अगर आप गांव के अंदर हैं तो गांव के अंदर कुछ शनाख्त करने की कुछ सिमतें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ अलामतें वगैरह आते हैं। यानी कि हम लोग नक्शे के अंदर अगर इस तरह से लिखे तो पख्ता मकान है, इस तरह से है तो झोंपड़ी है, तो इस तरह से अगर है तो वो कुआं है, अगर इस तरह से है तो खेत, इसे पहाड़ बोलते हैं, इसको स्कूल बोलते हैं, इसको मंदिर बोलते हैं, इसको दवाखाना बोलते हैं, इसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, इसको तालाब बोलते हैं। तो ऐसा आके यहाँ पे सिमत रख के ऐसा नक्शा करने का बनाते हैं। तो सिमत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता। तो उसके बाद आके आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक मिसाल के तौर पर हम लोग गांव से मंडल से देखो, चंद गांव के मजमूए को मंडल कहते हैं। और किसी एक मंडल की आबादी तकरीबन कई हज़ार होती है। एक मंडल में कितने की हज़ारों रहते हैं। हर मंडल में मंडल प्रजा परिषद, तहसीलदार ऑफिस, इब्तदाई सेहत का मरकज़, एग्रीकल्चर दफ्तर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस और पुलिस स्टेशन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे एक मंडल के अंदर कितने क्या क्या आते बोल के यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखो एक मंडल दिया गया है, जैसे मंचिरियाला के बाजू में 2 दंडेपल्ली, इधर मंचिरियाला, इधर दंडेपल्ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आके आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है इसके बारे में। उसके बाद देखिए आप ज़िला, यानी कि आपका कौन सा ज़िला है इसके रिलेटेड है। यहाँ पे तो ये ज़िला नलगुंडे के बारे में दिया गया है। तो कई मंडल्स मिला के क्या बनते हैं, एक ज़िला करने का बनता, जिसके अंदर आपको कलेक्टर ऑफिस रहता, ज़िला परिषद ऑफिस रहता, ज़िला हॉस्पिटल रहता और कई समाजी इदारे आपको वहाँ पे मिल जाते। और यहाँ पे देखो आपकी रियासत में 31 अजला है। तो कितने हैं बोलो आपकी रियासत में, यानी कि टीएस में 31 है, याद रखिए 31 है। उसके बाद देखिए आप हमारी रियासत जो तेलंगाना है, तो तेलंगाना के अंदर देखो मिलने से मंडल क़ायम होता है, चंद मंडल मिलने से ज़िला क़ायम होता है, और इस तरह चंद अजला मिलने से क्या होता है, रियासत करने का क़ायम होती। तो तेलंगाना में आके 31 अजला है। हमारी रियासत का सदर मुक़ाम हैदराबाद है। और तेलंगाना के अवाम मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाते हैं, मुख्तलिफ़ क़स्म के रस्म व रिवाज, मुख्तलिफ़ तहज़ीब यहाँ पर होती है। और हमारे रियासत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और मूसा नदी बहती है। तो कितने नदियाँ हैं देखो, 4 हैं देखो यहाँ पे, आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम, मंचिरियाला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, महबूबाबाद, भद्राद्री, नगर कर्नूल। वहाँ पे आगे आपको घने जंगलात दिखाई देते हैं। कि तो कितने हैं देखो यहाँ पे, आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम, मंचिरियाला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, महबूबाबाद, भद्राद्री, नगर कर्नूल, ये पूरे आके यहाँ पे घने जंगलात हैं बोल के। हमारी रियासत में धान, जवार, मकई, गन्ना जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के फसलें उगाई जाती हैं। तो ऐसे आके तेलंगाना के बारे में है। तो तेलंगाना के अंदर पूरे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। उसके बाद देखिए आप उसका जो सरहदी है उसको भी याद रखना। तेलंगाना के शुमाल में क्या है, तेलंगाना के जुनूब में क्या है। तेलंगाना के जुनूब में तो आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना के शुमाल में क्या है, तेलंगाना के मशरिक़ में क्या है, मगरिब में क्या है, ये पूरे आपको याद रखना पड़ता। उसके बाद देखिए आप अवामी इदारे, यानी कि अवाम के लिए जो उनकी फ़लाह बहबूदी के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारे रहते हैं उसको हम लोग अवामी इदारे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो आपको राशन कार्ड होना है या आपका नाम मेंशन कराना है तो रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता। ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरा आपको ग्राम पंचायत के अंदर ही आता। उसके बाद आके आपको जितने भी ग्राम पंचायत के सतह पर मुख्तलिफ़ ओहदेदार के काम तफसीलात होते, मतलब हर एक का भी अलग अलग काम रहता। यहाँ पे घर का टैक्स वसूल करना हो ग्राम पंचायत करती है, स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम ग्राम पंचायत करती है, अराज़ी की तफसीलात का जम या VRO करता है, और पैदाइशी अमवात की तफसीलात का अंदराज ये भी आपको ग्राम पंचायत के अंदर होता। दफ्तर रेवेन्यू बोले तो यहाँ के VRO के अंदर होता। दफ्तर मंडल परिषद से मुख्तलिफ, दफ्तर मंडल परिषद बोले तो ये पूरा आके ग्राम पंचायत की, यानी कि
मंडल के तहत एमडीओ ऐसा। पानी का बिल वसूल करना है, ये भी आके ग्राम पंचायत करता। खतूत पहुंचाना है, ये पोस्ट ऑफिस करता। और पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस। स्कूल का इंतज़ाम आके एमईओ के, ये एमईओ के यानी कि एमईओ के इसमें आता है पूरा। मंडल रिसोर्स ऑफिसर्स के अंदर आता। मोरियों की सफाई, ये भी आके ग्राम पंचायत के अंदर आता। टीका लगवाना, ये भी आके आपको वहाँ का जो ज़िम्मेदार क्या बोलते हैं उसको, आशा वर्कर्स होते हैं, वो आके उन्होंने करते हैं वहाँ पे टीका लगाना, दवा देना हो। अगर उसमें कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सी चीज़ कौन कौन करते बोल के। उसके बाद देखिए आप तहसीलदार के ऑफिस में अगर आप जाके राशन कार्ड को अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते बोल के। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो क्या आप जानते हैं आजकल आधार कार्ड की इजराई के लिए मुतल्लिका शख्स की आंखों के आइरिस कैमरे के ज़रिए से क्या हो रहा है, तस्वीर लेते हैं आंखों का। तो ये इंसान आंख की पुतली को आइरिस कहते हैं। तो इंसान की जो आंख की पुतली होती है ना, उसको हम आइरिस बोलते हैं। तो इस तरह का जो तरीक़ा है, जो आइरिस कैमरा इंसानी आंख के आइरिस हिस्से की तस्वीर लेकर इसको महफूज रखता है। इसको मीमी जोयो ने ईजाद किया। यानी कि आइरिस कैमरे को कौन ईजाद करते हैं, मीमी जोयो बोल के। और उसके बाद देखो आप अवामी इदारे यानी कि मंडल के मराकज़, यानी कि मंडल के मराकज़ के तौर पे कौन से होते हैं आपको बोल के यहाँ पे एक एक करके दिया गया है, देखेंगे। दफ्तर मंडल प्रजा परिषद, यहाँ पे आपको क्या होता बोले तो तहतानवी सतह पर तालीम मुहैया करना। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उन्हें तालीम पढ़ते हैं नए मतलब बच्चे अटेंडेंस मतलब हाजिर होते हैं नए। ज़राअत जानवरों की निगहदाश्त, मछली मुर्गियों की अफजाइश को तरक्की देना हो। मंडल में सड़कों की तामीर और इनकी मरम्मत करना हो। आपाशी के तरीक़े जितने भी हों वो भी। और साफ़ पीने के पानी की सरबराही का भी इनका ही ध्यान रखना पड़ता है इनको। कौन, मंडल के अंदर दफ्तर मंडल प्रजा परिषद। पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन बोले तो आपको मालूम ही है अमन व अमान क़ायम करना हो, जितने भी केसेस हैं उसको सॉल्व करना। और मतलब आवाम के अंदर पीस, यानी कि वहाँ के लोग के अंदर अमन व अमान क़ायम करना हो। कुछ लड़ाई झगड़े नहीं, जैसा कुछ शिकायतें वगैरह हैं उसको दूर करना हो, ये पूरी पुलिस स्टेशन के अंदर की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती। महकमा तहसील ऑफिस यानी कि तहसीलदार का ऑफिस जो होता है ये, इसमें आके गांव के रेवेन्यू अफसरान और मंडल के दफ्तर के अमले की निगरान करते हैं। अवाम की जानिब से दी गई शिकायतें वसूल करना और इनकी तहक़ीक़ करना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती। और हुकूमत की मुख्तलिफ़ स्कीमात को अवाम तक पहुँचाना, यानी कि जितने भी हुकूमत के स्कीम्स हैं वो अवाम तक लेके जाना पड़ता, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। अवाम को बंधुआ मजदूरी से आज़ाद कराना। किसानों को पट्टादार पासबुक पट्टाजात मंजूर करना। क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको किसानों को पट्टा कौन देता है, बोले तो महकमा तहसील ऑफिस बोल के बोलना। अराजी के तनाज़ात को हल करना, ये पूरा आगे जितने भी आपको लैंड्स के बारे में लड़ाई झगड़े रहते हैं उसको भी तनाज़ात को हल करने के लिए भी यही डिपार्टमेंट यूज़ होता है। इब्तदाई सेहत का मरकज़ क्या बोले तो सेहत का मरकज़ बोलते हैं, आपको हॉस्पिटल याद रख लेना है सिंपल से। जितने भी निगहदाश्त सेहत के प्रोग्राम जो भी होते हैं पूरा हॉस्पिटल के टाइप में। अब आपको एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद या एसबीआई, ये पूरे बैंक्स क्या होते हैं, अवाम डिपॉजिट कर सकते, क़र्ज़ ले सकते और रोज़ बन सकते पैसे, सेल्फ मतलब डिपॉजिट कर सकते। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी चला सकते हैं, ये पूरा आता है इसके अंदर। उसके बाद देखिए मंडल रिसोर्स सेंटर बोलते हैं आपको तमाम स्कूल के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाना। दाखिला लेने वाले बच्चों को मियारी तालीम देना, जो दाखिला लिए थे ना उनको अच्छी मियारी तालीम देना। स्कूल की निगरानी करना, स्कूल का मुआयना यानी कि देखते रहना जाके क्या हो रहा क्या नहीं बोल के। स्कूलों का मुआयना करना। बेकायदगी के मरतकब उस्ताद के ख़िलाफ़ मतलब तादीबी कार्रवाई करना। कुछ अलग से यहाँ पे कुछ टीचर्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ अलग से बिहेव कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी आके कार्रवाई लेना हो। मिड डे मील्स के अंदर जो स्कीम चलती है नहीं बोल के देखना हो, तो ये पूरा मंडल रिसोर्स सेंटर के अंदर आता। मंडला वनरुला केंद्र में बोलते हैं इसको। हैवानात का दवाखाना बोले तो जितने भी हैवानात रहते ना उस गांव के अंदर या मंडल के अंदर, वो उनको कुछ भी बीमारी आ गई हो उनको देखने के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर रहता। उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स वगैरह थोड़े बहुत हैं अब फ़िलहाल, तो उनकी हेल्थ के लिए हो, उनको बीमारी से बचाने के लिए एक इदारा है, ऐसा इसके बारे में पढ़ लिए। तो यहाँ पे देख सकते कि आप मंडल के अंदर कौन कौन से यानी कि सरपंच और एमपीटीसी अराकीन अपने अपने गांव के मुख्तलिफ मसाइल पर बहस करते रहते हैं। और जो भी फ़ंड्स होना है तो वो ज़िले के तौर से मंगा लेते हैं, मतलब हम लोग को ये बनना है तो हम लोग को फ़ंड्स चाहिए बोल के।
ऐसा है इसके बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवामी इदारे ज़िला मतलब कलेक्टर ऑफिस है। कलेक्टर ऑफिस में कौन रहते हैं? कलेक्टर रहते हैं, जो आके इमीडिएट यानी कि अगर चीज़ मंडल के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा तो कलेक्टर के पास जाते कुछ भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन के लिए। और कलेक्टर आके जितने भी ज़िले के अंदर गवर्नमेंट के जितने भी हैं प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर इसकी निगरानी करता है। तो ऐसा है इनके बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अवामी इदारे, अवामी मिल्कियत। तो अवाम के जो इदारे हैं, अवाम के लिए जो काम करते हैं, वो अवामी इदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा ही हक़ होता, हम लोग उसको ख़राब करना नहीं है। और हक़ मालूमात जो हम RTI बोलते हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो 12 अक्टूबर 2005 में ये RTI बोल के ये अमल में आ चुका है। ये इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग को क्या मालूम होता बोले तो आप आके कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, यानी कि कुछ बोले तो ऐसा नहीं होता। जो हम लोग को मालूम करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सही है, और थोड़े ऐसे इन्फॉर्मेशन से वो आप वहीं पूछ सकते हैं गवर्नमेंट के रिलेटेड। तो आपके रिलेटेड हो कुछ तनाज़ात, यानी कि कुछ बैंक के रिलेटेड हो, ऐसे आप पूछ सकते हैं, यानी कि पैसे के रिलेटेड हो, कुछ स्कीम्स के रिलेटेड हो। तो ऐसा मतलब आप वहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर उसका जवाब मिल जाता। अगर जीने का हक़ या हक़ आज़ादी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात होना है तो 48 आवर्स के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ऐसी हालत आ गई कि आपको फांसी दे दी जा रही, लेकिन एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए से आपकी फांसी रोक दी जाती है। तो ऐसे मौके पे आके आपको अगरचे अपील कर लेते हैं तो आपको 48 डेज़ के अंदर जवाब मिल जाता। तो ये है इसके बारे में। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आप इसके बारे में देख लेना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस तरह से काम करता बोल के। तो कितने दिन के अंदर आके उन्होंने रिस्पॉन्स करते, ये पूरा आपको इम्पोर्टेंट हो जाता। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मकान तामीर सफाई, यानी कि मकान को हम लोग किस तरह से रख लेना, इसकी सफाई किस तरह करना। और ये हम लोग मकान के ज़रिए से मकान कैसा बनाते थे? पहले छत्तर डालते थे, बांस बिछा को, ताड़ के पत्ते ढांग को छत करने का बनाते थे। नीम के दरख्त के तने को काट कर आके क्या करते थे? नीम के तने को काट कर आके बढ़ाई आके दरवाजे और खिड़कियाँ बनाते थे। तो चूने का लेप लगाते थे, ऐसा। तो पहले ज़माने के अंदर मिट्टी के छत हुआ करते थे, अब तो पूरा चेंज हो गया है ना। तो ऐसा, तो पहले ज़माने के अंदर दलानें देखो किस तरह से हुआ करती थी। अब तो पूरे फ्लैट्स वगैरह आ गए हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह, रूफ़ गार्डन, ये पूरे क्या है बोले तो सिंपल से है इसके अंदर, लेकिन आप एक मर्तबा पढ़ो पूरा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आके संगमरमर के पत्थर आके मंगाते थे बोले, और बावर्ची खाना और हमाम में सिरामिक टाइल्स लगाए जाते हैं। तो घर के अंदर जितने भी यूज़ करते ना हम लोग, या हम लोग उसके टूल्स जो भी है, सीमेंट है, कंक्रीट है, ये कहाँ से लगाते, और ये जो ग्रेनाइट है ये कहाँ से लगाते, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। उसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ ईंट की तैयारी के तरीक़े। तो घर बनना बोले तो मेन क्या है? ईंट होना है। तो इसकी ईंट की तैयारी का तरीक़ा किस तरह से रहता? पहले आपको क्या करना पड़ता? मिट्टी लाना पड़ता, फिर मतलब बैलों के ज़रिए से उसको नरम करते, फिर उसके बाद एक सांचे के अंदर रख के उसको एक ईंट का सांचा करने का ईंट में डालते, और उसके बाद एक जगह जोड़ के क्या करते बोले तो क्या करते इसके अंदर भूसा भर के, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते देखो, चिकनी मिट्टी को जमा करना, चिकनी मिट्टी में राख मिलाना। तो पहले क्या करते? चिकनी मिट्टी को जमा करते, फिर चिकनी मिट्टी में राख मिलाते, उसको अच्छा भिगा को जानवरों से खुंदलाते, रोंद का नरम करते। गीली मिट्टी को ईंट की शक्ल में सांचे में डालकर कच्चे ईंटों को 2 दिन तक सुखाने लगते हैं। उसको सांचे बना डाल को पहले इसको अच्छा सुखा डालते 2 दिन। सूखे हुए ईंटों को भट्टी की शक्ल में रखकर लकड़ी धान के भूसे से जलाते हैं। ईंट की भट्टी 30 दिन तक जलती रहती है। तो 30 दिन तक क्या करती थी? वो जलती रहती। ईंट का सुर्ख होने पर 1 हफ्ते तक ठंडा होने के बाद मकान की तामीर के लिए इस्तेमाल करते। तो फिर उसको निकाल को वो सुर्ख हो जाता, फिर 1 हफ्ते के बाद क्या करते? उसको ठंडा होने के बाद क्या करते? उसका इस्तेमाल करते। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ता। देखो तांडूर के पत्थर देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देखो, मकान की तामीर में ईंट के साथ बुनियाद में इस्तेमाल होने वाला पत्थर, फर्श पर बिछाए जाने वाले रंग बिरंगे पत्थर हमारी रियासत के तांडूर, शाहआबाद, खम्मम वगैरह में आपको मिलते हैं। यहाँ पे फर्श पर बिछाए जाने वाले पत्थर। तो कंक्रीट कंकर
जो कंकर क्रशिंग मशीन है, जो छोटे छोटे पत्थर के जैसा उसको करती है, इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थर है जैसा करती है। उसके बाद आके आपको अपार्टमेंट की तामीर देख सकते हैं कि आप एक एक अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ख़ानदान आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो उसके बाद आके मकान के मुख्तलिफ इलाक़े, यानी कि हर एक मकान एक एक जगह एक एक अलग रकम से आता है। जैसे कि असम, मेघालय और नागालैंड जैसी शुमाल मशरक़ी रियासतों में बारिश कसरत से होती है, तो वहाँ पे मिट्टी हमेशा गीली रहती। तो 1826 में अंग्रेज़ों ने यहाँ सबसे पहले मकान की तामीर शुरू की। तो इसमें क्या याद रखना आप, बारिश कहाँ पे कसरत से होती बोले तो असम, मेघालय और नागालैंड और शुमाली मशरक़ी रियासतों के अंदर। 1826 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पहला मकान तामीर करे थे। यहाँ के अक्सर मकान लकड़ी से बने होते हैं, तो बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती वहाँ पे मकान लकड़ी से बनते। बांस से दीवार बनाए जाते हैं जिस पर गोबर और चिकनी मिट्टी के आमिज़े का लीप लगाया जाता है। मकान की छत टिन शेड से बनाई जाती है जो ढलान होती है। निचले हिस्से में स्टिट्स लगाकर बारिश का पानी गुजरने का रास्ता तामीर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाजू के ऐसा एक नाला, एक छोटा सा पाइप जैसा रखते हैं, वहाँ से क्या होता है तो बारिश का पानी पड़ जाता, तो उसको बोलते स्टिल्ट्स, बोलते स्टिल्ट्स ऐसा। उसके बाद आके यहाँ पे उसी तरह से आपको घर आके कश्मीर में ज़्यादातर पानी रहने की वजह से वहाँ पे इसकी एक कश्ती आप देख सकते हैं, डोंगा कश्ती बोल के, वो आपको पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देती। तो डोंगा कश्ती आके आपको कहाँ का कंट्री का रिलेटेड है बोल के पूछता, तो कश्मीर के रिलेटेड है। तो क्या आप जानते हैं रियासत तेलंगाना के तांडूर इलाके में रंगीन पत्थर दस्तयाब होते हैं। कलर कलर के पत्थर मिलते कहते हैं वहाँ पे। सस्ते और कसरत से पत्थर दस्तयाब होने की वजह से यहाँ मकानात की तामीरें, छत और फर्श तमाम के तमाम पत्थर से ही बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे पत्थर की छत, क्या अजीब है। इसी तरह समंदर के साहिली इलाक़ों में नारियल के पत्तों को, नल्ला मल्ला और मानेम के जंगलात के इलाके में बांस को और मकानात की तैयारी में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखने की बात क्या है बोले तो रंगीन पत्थर आके आपको तांडूर के अंदर, टीएस के अंदर, और उसके बाद साहिली इलाक़ों में जो घर बनते ना वहाँ पे आके नारियल के पत्तों को और नल्ला मल्ला और मानियम के जो जंगलात के अंदर बांस का इस्तेमाल करते कहते घर को बनाने के लिए। तो सिंपल से ये बात आपको याद रखना है। मकान और मसाइल, यानी कि आपको मकान बनते ही वो मकान बनना चाहिए नहीं होता, उसके अंदर मेंटेनेंस को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता। और ये लोग किराए के मकान या आर्जी रिहाइश गाँव में रहते हैं, तो थोड़े के मकान नहीं रहते, तो थोड़े पाइप्स वगैरह में रहते, थोड़े फुटपाथ पे रहते, तो ऐसे स्लम्स एरियाज़ में भी आपको दिखाई देते। सलम बस्ती की तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए बोल के यहाँ पे एक स्लम के एरिया का दिया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता बोले तो अगर आप देही इलाक़ों में आज भी बहुत से मकानों में बैतुल खला का इंतज़ाम नहीं है, बाज़ लोग बैतुल खला के सहूलियात होने के बावजूद खुले मकामात पर ज़रूरियात से फ़ारिग होते हैं, तो इस तरह का ऐसा फ़ारिग होना तो वो फुजले पर बैठने वाली मक्खियाँ क्या करते हैं, नुकसानदा जरासीम फैलाते हैं। तो ये क्या होता बोले तो खाने पे आके बैठ जाती मक्खियाँ। तो आलूदा ग़िज़ा, यानी कि इस तरह का हम आलूदा ग़िज़ा खाने से हैज़ा, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आलूदा ग़िज़ा खाने से हम लोग को हैज़ा, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ आती हैं और गोल गरम फैलते हैं। खुले मकामात पर फजला खारिज करने से गोल गरम फैलते हैं। इस गोल गरम की वजह से खून की में कमी हो जाती है। तो डी वार्मिंग नामी गोली का इस साल में 2 बार खानी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। डी वार्मिंग नामी गोली साल में 2 मरतबा खानी चाहिए। कितने साल में? 2 मरतबा। उसके लिए इसीलिए आके सेहत और सफाई मुहैया करना, यानी कि हर जगह भी ऐसा बैतुल खला बाहर जाके नहीं करना बोल के। यहाँ पे देखो एक स्टोरी है, अनीता बाई अपने शौहर के घर में रहने के लिए शौहर से बैतुल खला बनाने की मांग की। तो यहाँ पे एक शादी होके आई है, जो एक लड़की क्या कहती है बोले तो मुझे बैतुल खला बना के दिए तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, नहीं तो नहीं रहती बोल के बोलती है। कौन? अनीता बाई। तो इस तरह का किस्सा जो 2011 में हुआ था रतनपुर के सिवाराम से हुई। जब अपने ससुराल गई तो वहाँ बैतुल खला की सहूलत ना होने पर परेशान का सामना करना पड़ा। अनीता बाई अपने मायके वापस आने के बाद ससुराल जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक वहाँ बैतुल खला का इंतज़ाम नहीं होता मैं ससुराल नहीं जाऊँगी। तो इस तरह से वहाँ पे क्या हुआ बोले तो इनको देखो बहुत सारे लड़कियाँ वहाँ पे बैतुल खला बनाने का डिमांड रखे, तो वहाँ के लोग भी बैतुल खला बनाने लगे। तो इन ऐसा करे बोल के, इन इतनी हिम्मत करे बोल के इनको
जिससे मरकज़ी वज़ीर बराए देही तरक्की जनाब जयराम रमेश ने उन्हें स्वल्भ सैनिटेशन अवार्ड के तहत 5 लाख रुपये नकद इनाम दिए गए थे उनको। और इस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा प्रतिभा पाटिल और वज़ीर आज़म जनाब मनमोहन सिंह ने इस खातून को अप्रिशिएट करे हैं। क्या आप जानते हैं 100% पाकी और सफाई का इंतज़ाम करने वाले गाँव यानी गाँव के तमाम घरों में बैतुल खला की सहूलत और पाकी सफाई का एहतमाम हो तो ऐसे गाँव कस्बों के लिए निर्मल पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। अगर एक गांव के अंदर जो वहाँ के सरपंच रहते वो आके 100% सफाई क्लीन ये सब करते ना बैतुल खला का है या नहीं, ये पूरा अगरचे है समझो, वहाँ को वो गांव को निर्मल पुरस्कार अवार्ड से नवाजते रहते देते। तो ये इनाम सदर जमहूरिया हिंद के हाथों से अता किया जाता है। तो ये इनाम आके आपको सदर जमहूरिया के हाथ से देते कहते। और ये पूरे आके देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ये सदर जमहूरिया हिंद प्रतिभा पाटिल से निर्मल पुरस्कार अवार्ड लेने वाले बल्कि। तो लाजमी होता है कि सेहत सफाई करने का और कूड़ा क्रिकेट गीला और सूखा इसका अलग अलग करना। और एक ऐसा इंटरेस्टिंग बात है देखो, जहाँ चंडीगढ़ के एक शख्स लेक चंद क्या करा बोले तो फेंके गए कचरे को जमा करके इसको बेहतरीन दिलचस्प शक्ल देकर रॉक गार्डन तैयार किया। तो रॉक गार्डन कहाँ पे है पुस्ता, चंडीगढ़ के पास। लिख देना आप आंसर। कौन करे, लेक चंद बोल के एक शख्स है। तो हम लोग माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें चाहिए कि 3 उसूलों पर हम लोग अमल करें। कचरे को कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, तीसरा आगे बास गिरदान या रिसाइकलिंग करना। कचरे को कम इस्तेमाल करना, कम करना यानी कि कचरा ज़्यादा नहीं हो जैसा देख लेना। और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल करना, जो भी चीज़ है एक मरतबा अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको दोबारा इस्तेमाल जैसा भी उसको यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पेपर है था, न्यूज़पेपर लेते तो न्यूज़पेपर हम लोग लेने के बाद पढ़ लेते तो वो वेस्ट हुआ था ना हमारे लिए। तो हम लोग उसको क्या करना, डिज़ाइन के लिए, घर में कुछ बनाने के लिए, फ्लावर वास हो सकता, फ्लावर्स हो सकता, कुछ भी बनाने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करना, उसको दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बना लेना। फिर रिसाइकलिंग वगैरह। तो ऐसा करें समझो कचरा बहुत कम होता और गंदा सफाई ऐसा कुछ भी मतलब गंदगी नहीं फैलती और वेस्टेज भी नहीं होता। ऐसा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ये थोड़ा लेंथी है ना, तो इंशाल्लाह हम लोग पार्ट 3 करेंगे 4th EVS का TS के लिए। तो जितना इससे पहले भी वीडियोस हैं वो भी देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होगा। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के भी वीडियोस हैं वो भी एक मरतबा देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।